नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अर्थशास्त्र से रिलेटेड प्रश्न टीजीटी, पीजीटी एंड बीपीएससी, टीआरई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड पीवाईक्यू प्रश्न है, जो कि हम लोग 1 नंबर टॉपिक और 2 भी हो गया और 3 नंबर टॉपिक है उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे, जो कि इकोनॉमिक्स का जितने भी एग्ज़ाम होता है, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स से प्रश्न है, इसी टोटल प्रश्न से मिलता पीवाईक्यू रूप में है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो कि हम लोग आज इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए, जो कि पहला प्रश्न है, फर्स्ट नंबर प्रश्न है, एक घटिया वस्तु के लिए आय उपभोग वक्र एवं एंजल वक्र होते हैं। तो कैसा होता है? तो घटिया वस्तु के लिए होता है ऋणात्मक। तो घटिया वस्तु का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक रूप से ढलान के लिए। चलिए 2 नंबर प्रश्न देख लेंगे। उपभोक्ता व्यवहार की निम्नलिखित संकल्पनाओं को कालक्रमानुसार लगाएं। मतलब इसको क्या करना है? अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए होगा इसमें, हाँ यहाँ पे है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या क्या आएगा ज़रा ये देख लेते हैं। अरेंज करना है तो क्या क्या है, इसको अरेंज करना है। पहले क्या क्या होगा? तो पहले हो जाएगा मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। तो पहले ये हो जाएगा 1 नंबर में, और फिर क्या हो जाएगा? हरासमान सिद्धांत, ये हो जाएगा 2 नंबर में। क्या है? हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा 3 नंबर में, ये हो जाएगा अंधिमान वक्र विश्लेषण। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 4th नंबर में हो जाएगा उद्घटित वरीयता विश्लेषण। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? उपभोक्ता व्यवहार के निम्नलिखित संकल्पों में से कालक्रम के अनुसार लगाएं। तो पहला हो जाएगा क्या? तो मांग का नियम। दूसरा में हो जाएगा हरासमान सिद्धांत, उपयोगिता नियम, और तीसरा में हो जाएगा अंधिमान वक्र, और चौथा में हो जाएगा उद्घटित वरीयता विश्लेषण। चलिए 3 नंबर प्रश्न, कौन सा नियम गॉसन का द्वितीय नियम कहलाता है? कौन सा नियम गॉसन का द्वितीय नियम कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीमांत उपयोगिता के नियम। कौन सा नियम? सीमांत उपयोगिता का नियम को हम लोग क्या कहते हैं? गॉसन का नियम कहते हैं। सॉरी ये सीमांत उपयोगिता का नियम नहीं होगा, ये गलत हो गया। सॉरी 1 मिनट। ये कौन क्या कह रहा है? कौन सा नियम गॉसन का द्वितीय नियम है ना, सेकंड नियम कह रहे हैं इसमें प्रश्न में। सेकंड नियम तो हो जाएगा ए नंबर, सीमांत उपयोगिता का नियम नहीं। सॉरी ये नहीं, सेकंड नियम कह रहे हैं ना। सेकंड नियम हो जाएगा लॉ ऑफ इक्वल, ये हो जाएगा सम सीमांत उपयोगिता नियम हो जाएगा बी नंबर। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। कौन सा नियम गॉसन का नियम, गॉसन का द्वितीय नियम है? तो हो जाएगा ये सम सीमांत उपयोगिता नियम। और इसको सम गॉसन के नियम को जैसे और कई नाम से जाना जाता है। तो क्या नियम से जाना जाता है? तो प्रतिस्थापन का नियम, अनुपातिकता का नियम के नाम से, और अधिकतम संतुष्टि का नियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 4th नंबर, कुल उपयोगिता अधिक होती है जब कुल उपयोगिता अधिक होती है जब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीमांत उपयोगिता शून्य होगा तो कुल उपयोगिता अधिक हो जाएगा। चलिए 5 नंबर, एक उपभोक्ता संतुलन में होगा जब, संतुलन में सीधा देख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा MU(x/P(x) इक्वल टू MU(y/Py)। 5 का सी नंबर। चलिए 6 नंबर, सुप्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होता है 6 का? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, सीमांत उपयोगिता।
7 नंबर, इसका 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 थोड़ा सा देख लेते हैं। 6 नंबर का जरा सा इसका और डिटेल से देख लेते हैं। ऑप्शन था इसका बी नंबर, सीमांत उपयोगिता। आंसर इसका डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं कि हीरा पानी विरोधाभास की अवधारणा का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। यह धारणा व्याख्या करता है कि क्यों कम उपयोगी होने के बावजूद भी हीरा महंगा है तथा पानी जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है पर उसकी कीमत कम रहती है। यह धारणा यह इसको स्पष्ट करती है कि किसी वस्तु को निर्धारण ना तो इसके द्वारा होता है कि उसके उत्पादन में कितना श्रम लगता है और ना ही इसके द्वारा किसी वस्तु की कुल उपयोगिता कितनी है, बल्कि उसके उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कितने इसके द्वारा निर्धारित होती है। पानी की पूर्ति बहुत अधिक है, उसकी पूर्ति प्रचुरता के कारण जैसे जैसे इसका उपयोग बढ़ेगा तो सीमांत उपयोगिता बहुत कम होगी, इसलिए इसका मूल्य कम होगा। जबकि हीरा जिसकी उपयोगिता कुछ नहीं है, इसकी इसकी स्थिति में इसकी दुर्लभता कारण पूर्ति कम होती है, तो जैसे जैसे इसका उपयोग बढ़ेगा इसका कीमत बढ़ेगी। इसका कहने का मतलब था एडम स्मिथ जी के द्वारा कि हीरा पानी विरोधाभास। कहने का मतलब है हीरा पानी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा इसका प्रयोग भी होता है जीवन में, तो इसको महंगा होना चाहिए, ये सस्ता क्यों है। हीरा कम उपयोग है, इसका जितना उपयोगिता होगा उतना डिमांड बढ़ते जाएगा। ये क्लियर अभी तक नहीं हो पाया ये नियम। प्रसिद्ध हीरा पानी का विरोधाभास किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ साहब ने दिया था, अभी पढ़े थे डिटेल्स में। 8 नंबर, उपयोग द कंडीशन उपयोगिता विश्लेषण में वह स्थिति जो उपभोक्ता संतुलन को दर्शाती है। फिर से वही आ गया संतुलन, तो इक्वल टू वाला हो जाएगा डी नंबर, संतुलन में हो जाएगा MU(x) बटा MU(y) बट इक्वल टू PX बटा PY। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है, यदि उपभोक्ता की उपयोगिता फलन U बराबर x1 इंटू x2 है तो और बजट प्रतिबंध M बराबर P1 x1 प्लस P2 x2 है तो संतुलन स्तर पर x का x1 के लिए मांग फलन होगा। तो किसका होगा, ये थ्योरी का है सवाल, थ्योरी पढ़ना होगा तभी बनेगा ये। M/2 है इसका आंसर। चलिए 10 नंबर कह रहा है कि एक उपभोक्ता वस्तु X की अपेक्षा वस्तु Y पे अधिक मात्रा तभी खरीदेंगे केवल वह, क्या कह रहा है, X की अपेक्षा Y की अधिक, तो X ज़्यादा होगा। X ज़्यादा किस में है, एक उपभोक्ता वस्तु X की अपेक्षा वस्तु Y की अधिक मात्रा, वायु से अधिक मात्रा कौन है, तो Y से अधिक मात्रा की खरीदेगा कब, X की अपेक्षा Y की अधिक मात्रा हो ना, तो Y ये वाला हो जाए, अधिक मात्रा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेटर देन है ये। चलिए 11 नंबर, गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होता है। गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होगी, तो 11 का हो जाएगा बी नंबर, गणनावाचक में स्थिर रहती है। चलिए 12 नंबर, आय के स्तर एवं खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा के बीच के संबंध को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंजिल वक्र कहते हैं। आय के स्तर मतलब जो इनकम है और खरीदी जाने वाली, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, तो उसको एंजिल वक्र कहते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल नाम से जाना जाता है। क्या माना जाता है, मांग के क्या माना जाता है, निम्नलिखित में से मांग का तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल, कौन सा तीसरा मूल, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी नंबर, प्रकट अधिमान सिद्धांत कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं, प्रकट अधिमान सिद्धांत। 14 नंबर, निम्नलिखित मान्यताओं में कौन एक प्रकट अधिमान विश्लेषण से सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी,
वीक ऑर्डरिंग मतलब दुर्बल क्रमबद्धता, ये गलत है, ठीक है। और है कौन, तो संगतता होता है, संक्रमणता होता है, विवेकपूर्णता होता है। तो इसमें और देख लेते हैं क्या क्या होता है मान्यता पर। विवेकपूर्णता होता है, संक्रमणता होता है, व्यक्त प्राथमिक की अवधारणा, और फोर्थ में होता है उपभोक्ता की रुचि दी हुई है। 5 में हो जाएगा सबल क्रमबद्धता, मतलब 5 टोटल होता है जिसमें दुर्लभ क्रमबद्धता नहीं होता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गणनावाचक उपागम से संबंधित है? कौन गणनावाचक सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूटिलिटी थ्योरी, उपयोगिता सिद्धांत। 16 नंबर प्रश्न, कंज्यूमर रिसर्च अच्छा यहाँ से, किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता पूर्ण तृप्ति बिंदु होता है जब सीमांत उपयोगिता होगी। सीमांत उपयोगिता को शॉर्ट फॉर्म में एमयू कहते हैं। तो क्या होगा सीमांत उपयोगिता, ये मतलब किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता पूर्ण तृप्त बिंदु पे होंगे। कहाँ पे होंगे, तो एकदम तृप्त बिंदु पे होंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए 17 नंबर, पीछे की ओर झुका हुआ एंजल वक्र किससे संबंधित है? मतलब पीछे की ओर, पीछे की ओर क्या हो जाएगा, निकृष्ट वस्तु। पीछे की ओर झुका हुआ एंजल वक्र क्या होता है, निकृष्ट वस्तु। 18 नंबर, 18 नंबर हो जाएगा, हिग्स के उपभोक्ता की बचत की धारणा के पूर्ण निर्माण से संबंधित 4 धारणाओं में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? हिग्स के उपभोक्ता की बचत की धारणा के पूर्ण निर्माण से संबंधित 4 धारणाओं में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं थोड़ा ठीक से। नहीं है तो कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, कीमत में आय क्षतिपूरक परिवर्तन, ये नहीं है। तो कौन सही है, आय में मात्रा क्षतिपूरक परिवर्तन, आय में मात्रा में समतुल्य परिवर्तन, आय में कीमत की समतुल्य परिवर्तन। सिर्फ इसमें कीमत यहाँ पे है और आर यहाँ पे आ जाएगा आय में कीमत क्षतिपूर्ति, तब ये भी सही हो जाता है। यहाँ पे क्या है, कीमत में आय दिया है ना, नहीं, आय में कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन, तब ये सही हो जाता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए, गणना करते समय निम्न में से कौन स्थिर रहता है? कीमत प्रभाव की, सॉरी यहाँ से था, कीमत प्रभाव की गणना करते समय कौन कीमत प्रभाव की गणना करते समय निम्न में से कौन स्थिर रहता है? कौन स्थिर रहता है? तो 19 का हो जाएगा ए नंबर, मौद्रिक आय स्थिर रहती है। कौन स्थिर रहती है? तो मौद्रिक आय स्थिर रहती है। चलिए 20 नंबर प्रश्न, एक गिफिन वस्तु के लिए मूल्य मांग संबंध का ग्राफ है। एक गिफिन वस्तु के लिए मूल्य मांग संबंध ग्राफ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊपर की ओर जाता हुआ। क्या है, तो ऊपर की ओर जाता हुआ। 21 नंबर प्रश्न, एक ग्राहक की क्रय शक्ति में परिवर्तन के द्वारा मांग में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आय प्रभाव कहलाता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न, एक उपभोक्ता संतुलन तब कहा जाता है जब अधिकतम डैश प्राप्त करता है, मतलब संतुष्टि प्राप्त करेगा तभी तो वह अधिकतम प्राप्त करेगा। संतुलन कब प्राप्त होगा? जब उसको संतुष्टि मिल जाएगा। चलिए 23 नंबर, यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थापी है जैसे चाय और कॉफी, उनके बीच की अनुप्रस्थ लोचशीलता होती है क्या? 23 का हो जाएगा बी नंबर, धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए उद्घटित अधिमान्य सिद्धांत आधारित है, उद्घटित और सामान्य आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिद्धांत आधारित है आचरणवादी क्रमवाचक उपयोगिता पर। 25 नंबर, उपभोक्ता किस वस्तु की कीमत घटने पर उपभोग घटा देती है? उपभोक्ता जो है किस वस्तु की कीमत घटने पर वो क्या करते हैं, उपभोक्ता घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, गिफिन वस्तु। कौन सी वस्तु? तो गिफिन वस्तु। 26 नंबर,
गिफिन वस्तुएं संदर्भित है, गिफिन वस्तुएं संबंधित है, गिफिन वस्तुएं संदर्भित है, तो ऑप्शन नंबर डी अपकृष्ट वस्तु से। 27 नंबर, उपभोक्ता के व्यवहार के उपयोगिता विश्लेषण तरीके में निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता नहीं है। उपभोक्ता के व्यवहार के उपयोगिता विश्लेषण तरीके में निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता नहीं है, तो 27 का हो जाएगा सी नंबर, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। 28 नंबर, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण संतुलन की शर्त को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है। संतुलन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यों संतुलन तभी होगा जब सभी में बराबर का एक सिंबल आ जाता है, तभी तो संतुलन में होगा। तो एम यू एक्स बटा पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई बटा पी वाई इक्वल टू एम यू एम। चलिए 29 नंबर प्रश्न, गिफिन वस्तु का मांग वक्र होता है। गिफिन वस्तुओं के मांग वक्र कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी दाईं और ऊपर उठता हुआ, दाईं और ऊपर उठता हुआ। चलिए 30 नंबर, बजट प्रभाव से आशय है, बजट प्रभाव से आशय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आय के वितरण पर सरकारी व्यय, आय के वितरण पर सरकारी व्यय। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, यदि उपभोक्ता की उपयोगिता फलन U बराबर Q1 Q2 P1 बराबर 1 एवं P2 बराबर 2 Y बराबर 100, तो Q1 और Q2 की मांग होगी, क्या होगी, 31 का हो जाएगा, इसको सॉल्व करना होगा तो आ जाएगा 50 और 25, 50 और 25, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 32 नंबर, प्रकट अधिमान सिद्धांत का निर्माण, प्रकट अधिमान सिद्धांत का निर्माण निम्नलिखित अर्थशास्त्री में से किसने किया। प्रकट अधिमान सिद्धांत का निर्माण निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किया। प्रकट अधिमान सिद्धांत का निर्माण निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने किया। 32 का हो जाएगा सी नंबर, किसने किया, सैमुअलसन ने किया, किसने किया, सैमुअलसन ने किया। चलिए 33 नंबर प्रश्न, जब दो वस्तुएं x तथा y पूर्ण स्थापन होती है तो इन दोनों में सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होगी और ऐसी स्थिति में तटस्थता वक्र रेखा का आकार कैसा होगा, तो 33 का हो जाएगा ए नंबर, एक ऋणात्मक ढाल वाली सीधी रेखा। चलिए 34 नंबर, मार्शल के अनुसार x तथा y दो वस्तुओं के बीच एक उपभोक्ता के संतुलन की दशा तब होगी जब, मार्शल के अनुसार x तथा y दो वस्तुओं के बीच एक उपभोक्ता के संतुलन की दशा तब होगी जब 34 का क्या हो जाएगा, 34 का हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर क्या हो जाएगा, MUX बटा MUY बराबर PX बटा PY। चलिए 35 नंबर, एंजल वक्र निम्न में से किसके बीच संबंध स्पष्ट करता है। अभी पढ़े थे आय और उपभोग, उस समय पढ़े थे ना कि आय और उपयोग को किससे संबंधित है, तो एंजल वक्र से संबंधित है। चलिए 36 नंबर प्रश्न को अब देखेंगे, गिफेन वस्तुओं के संदर्भ में, गिफेन वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनात्मक आय प्रभाव ऋणात्मक स्थापन प्रभाव की तुलना में प्रबल होता है। चलिए 37 नंबर प्रश्न, एक वक्र जो एल्सवर्थ बॉक्स में x और y सममात्रा वक्रों की सभी स्पर्श बिंदुओं से होकर गुजरता है क्या कहलाता है। 37 का हो जाएगा डी नंबर, संविदा वक्र। चलिए 38 नंबर प्रश्न, यदि एक उत्पाद वेवलन वस्तु है तब, यदि एक उत्पाद वेवलन वस्तु है तब क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मांग की कीमत सीधे रूप से परिवर्तन होता है, मांग का जो कीमत होता है ना सीधे रूप से वो रूप से संबंधित होता है। चलिए 39 नंबर, निकृष्ट वस्तुओं की आप प्रभाव कैसा होता है, निकृष्ट वस्तुओं की आय प्रभाव ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 40 नंबर प्रश्न, संतुष्टि के स्तर बिंदु पर सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति होती है, संतुष्टि के स्तर पर बिंदु पर सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति होती है, कैसा होता है, संतुष्टि पे कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, शून्य हो जाता है। चलिए 41 नंबर प्रश्न,
निम्न में से किस नियम के कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाला होता है? मांग वक्र कब नीचे की ओर ढाल वाला होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास। जब उपयोगिता ह्रास होगा सीमांत वाला तो मांग वक्र नीचे की ओर ढाल में चला जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिता कैसा होता है? उपभोक्ता संतुलन में रहता है तो कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब संतुलन का मतलब है इक्वल, इक्वल मतलब समान। चलिए 43 नंबर प्रश्न, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तब आय प्रभाव क्या होता है? 43 कह रहा है कि यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तब आय प्रभाव क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब ए और बी दोनों प्रतिस्थापन प्रभाव को मजबूत करता है यदि वस्तु सामान्य है, प्रतिस्थापन प्रभाव निष्प्रभावी करता है यदि वस्तु निष्कृष्ट है। मतलब देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव मजबूत करता है यदि वस्तु सामान्य है, नॉर्मल है। अगर प्रतिस्थापन प्रभाव निष्प्रभावी करता है तो वस्तु निष्कृष्ट है। चलिए 44 नंबर, यदि नहीं है, सॉरी 44 नंबर है, किसी उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर व्यक्त किया जाता है। क्या व्यक्त किया जाता है? तो 44 का हो जाएगा सी नंबर, समान संतुष्टि। किसी उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर व्यक्त किया जाता है तो समान संतुष्टि। चलिए 45 नंबर, ए उत्पाद के पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि करेगी। ए उत्पाद के पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि करेगी तो 45 का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा बी नंबर, ए उत्पाद की मांग के अंदर की ओर खिसकना तो वृद्धि करेगी। उत्पाद के पूरक वस्तु कीमत में वृद्धि तब होगा जब होगा क्या? ए उत्पाद की कीमत अंदर की ओर खिसकना। चलिए 46 नंबर, आय प्रभाव डैश के मामले में ऋणात्मक होता है। आय प्रभाव जो होता है, आय प्रभाव जो है आय प्रभाव डैश के मामले में ऋणात्मक होता है। क्या होता है? 46 का हो जाएगा सी नंबर, गिफेन वस्तु है। आय प्रभाव डैश के मामला में ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक किसका होता है? तो गिफिन वस्तुएं में होता है। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखेंगे, समसीमांत उपयोगिता के सिद्धांत के अंतर्गत साम्य व्यवस्था वह बिंदु जहां डैश होती है। क्या होती है? 47 का हो जाएगा ए नंबर, मतलब क्या कह रहा है? सिद्धांत साम्य व्यवस्था मतलब समान होगी तो क्या हो जाएगा? MU(x/Px) बराबर MU(y/Py)। 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 48 में क्या है? यदि वस्तु x एवं वायु दोनों के लिए आय प्रभाव धनात्मक हो, मतलब कोई x है और वायु है, दोनों वस्तु है, दोनों धनात्मक है तो आय उपभोग वक्र की प्रवणता डैश होगी। क्या होगी? तो 48 का हो जाएगा, 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊपर की ओर दाएं, ऊपर की ओर दाएं। कैसा हो जाएगा? यदि वस्तु x एवं वायु दोनों के लिए आय प्रभाव धनात्मक हो तो आय उपभोग वक्र की प्रवणता होगी ऊपर की ओर दाएं। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे, आदर्श उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किसने छीन कर्मीकरण को सिद्धांत के रूप में माना था? तो कौन माना था? तो 49 का हो जाएगा डी नंबर, J.R. हिक्स ने। कौन? तो J.R. हिक्स ने। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। चलिए मिलान करने वाला है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको मिलान करेंगे। ए नंबर है, विभिन्न संयोजन जिन्हें क्रेता क्रय, तो क्रेता क्रय क्या हो जाएगा?
विभिन्न संयोजन जिन्हें कृत्याक्रय हो सकता है तो क्या हो जाएगा, तो बजट रेखा कहते हैं। ए का हो जाएगा 3 नंबर बजट रेखा। चलिए बी नंबर देखते हैं। दो वस्तुएं के विभिन्न संयोजन जो उपभोक्ता को समान अभिपुष्टि प्रदान करते हैं, तो बी का हो जाएगा कौन सा, तो इसका होता है अनाधिमान वक्र। अनाधिमान वक्र। अनधिमान वक्रों का समुच्चय क्या है, अनधिमान वक्रों का समुच्चय क्या होता है, तो अनधिमान चित्र। क्या होता है, अनाधिमान चित्र। और फोर्थ नंबर क्या है, डी नंबर, अनाधिमान वक्र, तो इसका हो जाएगा 4 नंबर उपभोक्ता का। देख लेते हैं, हाँ, उपभोक्ता का अनाधिमान वक्र, उपभोक्ता का बजट रेखा का संबंध। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 4। चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखेंगे। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। दिए गए आरेख में कीमत परिवर्तन के पश्चात कीमत रेखा पी क्यू से पी क्यू पर चल जाती है और उपभोक्ता बिंदु ए की बजाय बिंदु बी पर संतुलन प्राप्त करता है। तो इस स्थिति में आलू के संबंध में क्या सही है, तो ये क्या हो जाता है, आलू के संबंध में क्या हो जाता है, तो 51 का हो जाएगा, यह एक गिफिन वस्तुएं हैं। क्या है, यह एक गिफिन वस्तुएं हैं। ऑप्शन नंबर सी है, ये आप गिफिन, ये कह रहे हैं कि ए पे आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये गिफिन वस्तुएं। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं तर्क करिए ए और बी प्रकार प्रश्नों की कुंजी में कौन सही है। तर्क करते हैं। ए है कथन, अभिकथन, प्रकटित 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 अधिमान सिद्धांत गिफिन वस्तुओं को बहिष्कृत करता है। ठीक है, और कह रहा है कि प्रकटित अधिमान सिद्धांत केवल मांग को ऋणात्मक आय पर लोच पर विचार करता है। दोनों में से कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है और आर गलती है। ये प्रकटित अधिमान सिद्धांत गिफिन वस्तुओं को बहिष्कृत करता है, सही बात है, और ये गलत है। चलिए 53 नंबर प्रश्न, कीमत प्रभाव के स्पष्टीकरण में निम्नलिखित में से कौन स्थिर रहता है, कौन स्थिर रहता है, तो 53 का हो जाएगा बी नंबर। तो बी का केवल बी है, मतलब सिर्फ मौद्रिक आय हो जाएगा। 54 नंबर, किसी वस्तु के गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सा होता है। 54 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रवाह निम्नलिखित में से कौन होगा गिफिन वस्तु, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। चलिए 55 नंबर, उपभोग में निकृष्ट वस्तुओं में होता है। क्या होता है, उपभोग में निकृष्ट वस्तुओं में होता है, क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक आय प्रभाव होता है। चलिए 56 नंबर, स्लटस्की समीकरण व्याख्या करता है। स्लटस्की समीकरण व्याख्या करता है, क्या व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल्य आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों के बीच की। चलिए 57 नंबर प्रश्न, स्लटस्की समीकरण का संबंध निम्न में से किसके अपघटन से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल्य प्रभाव को प्रतिस्थापन और आय प्रभाव में। स्लटस्की समीकरण का संबंध निम्न में से किसके अपघटन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मूल्य के प्रभाव के प्रतिस्थापन और आय प्रभाव से। चलिए 58 नंबर देख लीजिएगा। 58 नंबर प्रश्न, इसका डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, ऐसे है, बाकी बात इसका प्रश्न है। कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता आरेख में यदि आईसी वक्र आय उपभोग वक्र प्रदर्शित करता है। आईसी वक्र जो है, आईसी वक्र देख लेते हैं। ये जो आईसी वक्र है, ये जो है ना, क्या पहले प्रश्न ही पढ़ लेते हैं। क्या है, यदि उपयुक्त आरेख में, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, उपयुक्त आरेख में यदि आईसी वक्र
आय उपभोग वक्र प्रदर्शित करता है, तो इसका अर्थ है कि इसका कर क्या क्या कह रहा है कि IC जो है ना वो आय उपभोग वक्र को प्रदर्शित करता है। तो ये क्या चीज़ के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल ए निष्कृष्ट वस्तु के लिए। क्या है, केवल ए निष्कृष्ट वस्तु के लिए। चलिए 59 नंबर प्रश्न, गिफेन विरोधाभास तब होता है जब आय का प्रभाव कैसा होता है। 59 का हो जाएगा डी नंबर, नकारात्मक और प्रतिस्थापन से अधिक होता है। चलिए 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्कृष्ट वस्तु है। निष्कृष्ट वस्तु कौन है, जो निकटतम वस्तु होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरोसिन। थोड़ा सा इसका डिटेल्स पढ़ते हैं। केरोसिन एक निष्कृष्ट वस्तु है यदि आय बढ़ने पर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की कम मात्रा क्रय करे तो वस्तु निष्कृष्ट की हो जाती है। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखेंगे, जब कोई उपभोक्ता साम्य व्यवस्था में MRS/XY 2.5 होता है, अगर वस्तु वायु का मूल्य 60 है तो वस्तु X का मूल्य क्या होगा। 61 का हो जाएगा, इसको फार्मूला से निकालना है। इसका फार्मूला निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला हम लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है MRS/XY बराबर PX बटा PY। इस पे इसका मान बैठाएंगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका, तो 6.61 का हो जाएगा बी नंबर, कितना आ जाएगा 6.4, ये आ जाएगा। इस फार्मूला से सॉल्व कीजिएगा तो। चलिए 62 नंबर प्रश्न, 62 नंबर प्रश्न है, प्रकटित अधिमान सिद्धांत के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त सही है, नीचे दिए कूटों में से सही को चुनें। ये हो जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। मांग की आयलोच धनात्मक होनी चाहिए, सही बात है। उपभोक्ता अधिमान प्रबल क्रमांक को संतुष्ट करता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। 63 नंबर प्रश्न, 63 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच भेद किया है और हीरे और जल का प्रसिद्ध उदाहरण पेश किया। ये तो पहले भी पढ़े, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडम स्मिथ साहब ने किए थे। चलिए अब 64 नंबर प्रश्न, ये कह रहा है, दो उपभोक्ता ए और बी और दो वस्तु एक्स और वाई की अर्थव्यवस्था में उत्पादन और विनिमय का सामान्य संतुलन तब होगा, कब होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब सब जगह पे इक्वल होगा तो वहाँ पे संतुलन की दृष्टि आएगा। मतलब MRT/XY इक्वल टू MRS/A/XY इक्वल टू MRS/B इक्वल टू MRS/B/XY। चलिए 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पहले उसको देख लेते हैं। गणनात्मक उपयोगिता सिद्धांत की मूलभूत मान्यताएं क्या है, तो गणनात्मक उपयोगिता सिद्धांत की मूलभूत मान्यता क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा 1 और 4, जो कि सही है। इसको देखते हैं क्या है। उपयोगिता मापनीय तथा परिमाणितीय तत्व है, उपयोगिता मापनीय तथा परिमाणीय तत्व है, और सीमांत उपयोगिता के व्यवहार को समझने में अंततः निरीक्षणात्मक पद्धति का उपयोग। चलिए 66 नंबर, एंजिल वक्र क्या संकेत करता है, एंजिल वक्र जो है क्या संकेत करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु की विभिन्न मात्राएं जो कि उपभोक्ता आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने का इच्छुक होगा। 67 नंबर, ये भी मेल करना है, सूची 1 और सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। चाय और कॉफ़ी कैसी वस्तुएं हैं, चाय और कॉफ़ी कैसी वस्तुएं हैं, तो ये वैकल्पिक वस्तुएं हैं, ठीक है। कार एवं पेट्रोल कैसी वस्तुएं हैं, कार एवं पेट्रोल ये पूरक वस्तुएं हैं, पूरक वस्तुएं हैं।
स्वर्ण और हीरा कैसी वस्तुएं हैं? तो ये बेबलन वस्तुएं हैं। और रागी एवं बाजरा ये क्या है? गिफिन वस्तुएं हैं। तो ऑप्शन देखिए कौन सही है इसमें 67 का। तो ए का कौन आ रहा है? ए का हो रहा है बी नंबर। चलिए ए का बी नंबर आ रहा है। बी का 4 नंबर। तो बी का 4 नंबर इसमें है, बी नंबर में है। चलिए बी नंबर हो जाएगा। 68 नंबर, यदि उपयोगिता फलन u बराबर एफ एक्स वाई है और कुल उपयोगिता u है और x और y दो उपभोग वस्तु है, यदि बजट निरोध C बराबर पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई है, जहाँ पी एक्स और पी वाई क्रमशः x और y की कीमत है, तो उपयोगिता के अधिकतमीकरण की स्थिति क्या होगी? इसका ऑप्शन आगे है, क्या होगी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए 69 नंबर प्रश्न, पहले प्रश्न को देखते हैं। ये क्या है? कथन अभिकथन ए और तर्क आर है। चलिए पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। ए नंबर कह रहे हैं 69 का कह रहे हैं गिफेन का विरोधाभास वास्तविक संसार में कम घटित होता है। ठीक है, जिन वस्तुओं की उचित प्रतिस्थापन उपलब्ध रहते हैं उन घटिया वस्तुओं को कम परिभाषित किया जाता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और दोनों सही है और ए आर की सही स्पष्टीकरण है। चलिए 70 नंबर प्रश्न, दो वस्तुओं की स्थिति में जहां u बराबर उपयोगिता और P1 P2 दो वस्तुओं की कीमतें तथा, तो निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा? तो फिर से वही प्रश्न आ गया संतुलन वाला। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, इसमें सीधा होगा इक्वल टू वाला ही जहाँ पे होगा। तो ऑप्शन नंबर ई कर लेते हैं, अलग से इसका आंसर लिख लेते हैं, क्या होगा? तो हो जाएगा mu1 बटा P1 इक्वल टू mu2 बटा P2। यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल बोल रहा है ना, संतुलन बोल रहा है। संतुलन का मतलब तो समझ ही रहे हैं, इक्वल। चलिए 71 नंबर, यदि किसी वस्तु का मूल्य उपभोग वक्र पीछे की ओर जाता है तो वह वस्तु अवश्य होगी, क्या होगा? पीछे की ओर जाने वाली, तो घटिया वस्तु होगी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 72 नंबर, उपभोक्ता व्यवहार का प्रकटित अधिमान सिद्धांत इस पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो मतलब क्या है? संगतता, प्रबलता क्रमण, मांग की धनात्मक आय लोच, सभी पे। चलिए 73 नंबर प्रश्न, प्रकाट्य अधिमान सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता नहीं है? प्रकाट्य अधिमान सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सा मान्यता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी दी हुई आय कीमत स्थिति में उपभोक्ता वस्तुओं के बहुत से संयोग चुन सकता है। चलिए 74 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता व्यवहार के व्यक्त अधिमान सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता नहीं है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, कौन मान्यता नहीं है। तो कौन मान्यता नहीं, इसमें ऑप्शन देखिए क्या है? एक दिष्टता होगा, ऑप्शन नंबर सी, एक दिष्टता। इसमें कौन ये नहीं है, तो कौन कौन है? विवेकशीलता है, सक्रामकता है, संगतता है, ये सब है, जो कि एक दृष्टता नहीं है। चलिए 75 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकट अधिमान सिद्धांत के लिए सत्य नहीं है? तो कौन सत्य नहीं है? तो दुर्बल क्रमबद्धता नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन है? संगति है, तर्क संगतता है, संक्रमिता है, दुर्बल क्रमबद्धता नहीं है। चलिए 76 नंबर, प्रकट अधिमान सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए।
76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रामकता। 77 नंबर, प्रकट अधिमान सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3। तो देखते हैं 1 2 3 में क्या क्या है। 1 2 3, तर्क संगता, सक्रामकता, और जो कि ये नहीं है, गैर संतृप्ति नहीं है। बाकी बात ये है, ये है, ये है, मतलब तर्क संगता और संक्रामकता है। ठीक है, चलिए 78 नंबर, उद्घटित अधिमान सिद्धांत संबंधित है। उद्घटित अधिमान सिद्धांत संबंधित है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। सबल क्रमबद्धता, P.A. सैमुअल्सन, उपभोक्ता व्यवहार विश्लेषण। 79 नंबर, अधिमान सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है। अधिमान सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है तो 79 का हो जाएगा डी नंबर, सबल क्रमबद्धता। क्या हो जाएगा? सबल क्रमबद्धता। चलिए 80 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और उपयुक्त में से कौन सा सही है इसको चूज करना है। चलिए देखते हैं क्या है। तो 80 नंबर का हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा 80 का? डी नंबर, 1 2 1 3 4, 1 3 4। देखते हैं क्या है सही। सामान्य वस्तुओं के मामलों में आय प्रवाह धनात्मक होता है, ये सही है। सारी गिफिन वस्तुएं निष्कृष्ट वस्तुएं हैं, परंतु सारी निष्कृष्ट वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं हैं, ये भी सही है। निष्कृष्ट वस्तुओं के मामले में आय प्रवाह ऋणात्मक होती है। चलिए, और कौन नहीं? उत्कृष्ट वस्तु के मामले में आय प्रवाह शून्य होता है, ये नहीं, शून्य कभी नहीं होता है। चलिए, ये आज का लास्ट प्रश्न था जो कि 3rd नंबर टॉपिक था, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड प्रश्न था। टोटल 250-300 क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग 80 प्रश्न तक देख लिए। एक दिन में हम लोग 80 ही प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट डे भी हम लोग इसके बाद 80 से लेके नेक्स्ट का 160 तक का देख लेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।